जी तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हम चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने लगे हैं। और इस लेक्चर में भी हम कुछ छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें से पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर। सबसे पहली बात तो ये कि स्केलर का क्या मतलब है। हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, यानी कीमत होती है। और एक स्केलर की जो मैग्नीट्यूड है यानी कीमत, उसको जाहिर करने के लिए मैं कोई नंबर यूज़ कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नंबर यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ अभी पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाने लगा हूँ। फर्ज कर लें मेरे पास नंबर है 2 और मेरे पास जो वेक्टर है वो भी सामने आपको नज़र आ रहा है। इसकी कोई ना कोई लेंथ है और इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी है। इसकी फर्ज कर लें ये डायरेक्शन है इस तरफ, और इसकी लेंथ को मैं फर्ज कर लेता हूँ कि ये है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का भी आपको पता चल गया। वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, उस तरफ। अब अगर इसको मैं, इस वेक्टर को मैंने नाम भी दे दिया वेक्टर ए का। अब अगर इस वेक्टर को मैं नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो नया वेक्टर बनेगा ना, उसका नाम हम रख देंगे 2a वेक्टर। यानी वेक्टर ए उसी तरह उसके साथ पीछे 2 लगा दें। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। अब साथ ही साथ चूंकि हमने 2 नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो पहले 2 सेंटीमीटर थी, अब वो नंबर से मल्टीप्लाई होके 2 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि नंबर 2 था। तो पहले 2 सेंटीमीटर लेंथ वाली लाइन आपने लगाई थी, अब 4 सेंटीमीटर लेंथ वाली लाइन लगाएंगे। तो इसलिए आप गौर करें, वेक्टर जो है वो तकरीबन पहले से कितना हो चुका है, डबल हो चुका है। ठीक है, लेकिन चूंकि जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया था वो पॉजिटिव नंबर था, इसलिए जो फाइनल आंसर आया हमारे पास 2a वेक्टर, इसकी डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम -2 नंबर से मल्टीप्लाई करते तो फिर क्या होना था। देखिए, वेक्टर की लेंथ तो अब भी डबल हो जाएगी, क्योंकि नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 2 है, तो मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगी। यानी पहले 2 सेंटीमीटर की लेंथ थी वेक्टर ए की, अब वो कितनी सेंटीमीटर का लेंथ वाला वेक्टर बन जाएगा, 4 सेंटीमीटर वाली लेंथ वाला वेक्टर बन जाएगा। लेकिन चूंकि अब नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, क्योंकि हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और इस वेक्टर का हम नाम रख देंगे -2a। सो सिंपल। अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन सेम रहेगी, अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। इसी तरह जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसको वेक्टर के साथ जोड़ के लिख दें, तो ये हमारे वेक्टर का नया नाम बन जाएगा। और एक और बात, वेक्टर को जब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो आंसर में वेक्टर आता है उसे प्रोडक्ट वेक्टर कहा जा सकता है। प्रोडक्ट वेक्टर, जो आंसर में वेक्टर आ रहा है। जब इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब वेक्टर्स को ऐड किया जाए तो जो आंसर आता है उसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। लेकिन यहां पर हम वेक्टर को एक दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो आंसर आ रहा है उसे हम प्रोडक्ट वेक्टर कह देते हैं। तो पहले पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो जो प्रोडक्ट वेक्टर आया वो 2a था। जब मैंने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो जो प्रोडक्ट वेक्टर आया वो -2a है। और जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेक्टर की मैग्नीट्यूड उस नंबर से मल्टीप्लाई होकर वेक्टर की लेंथ को बढ़ा देगी, जैसे यहां पर हुआ +2a और -2a के केस में। इसी तरह अगर नंबर नेगेटिव है तो सो सिंपल, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिकली लिख लेते हैं, ताकि आप एग्जाम में जब क्वेश्चन आपको आए तो आप बड़ा अच्छे तरीके से आंसर कर सकें। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी हेडिंग लिखता हूं, मल्टीप्लीकेशन विद पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर से क्या मुराद है, स्केलर। यानी यहां पर जो स्केलर है ये पॉजिटिव है, फर्ज कर लें। पिछली क्लासेस में, स्कूल क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव नंबर जो है ये हमेशा 0 से बड़े जो नंबर है उनको पॉजिटिव कहा जाता है, और जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो 0 से छोटे होते हैं। तो फर्ज कर लें नंबर है, उसका नाम मैं रख देता हूं स्मॉल n।
ठीक है, नंबर को मैंने n से जाहिर कर दिया। इस n की जगह आप 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहां एग्जाम्पल में हमने इसकी जगह क्या लिया था, 2 लिया था। तो फर्स्ट कर लें, नंबर n इज ग्रेटर देन 0, यानी ये नंबर पॉजिटिव है। तो फिर क्या होगा, प्रोडक्ट वेक्टर क्या बन जाएगा। मैंने आपको बताया कि नंबर को जो वेक्टर है उसके साथ आराम से लिख दें। तो यहां भी जो प्रोडक्ट वेक्टर है आपके पास आ जाएगा n, और साथ उसके लिखा जाएगा वेक्टर a, n a वेक्टर, यानी स्मॉल n, साथ a नजर आ रहा है और ऊपर वेक्टर का निशान आप देख सकते हैं। अब इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर, तो वो सिंपली उसको हम लिख सकते हैं नंबर n मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। जैसे यहां एग्जाम्पल में वेक्टर a की मैग्नीट्यूड 2 सेंटीमीटर थी ना, तो हमने उसको नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया था। और एक और बात याद रखें कि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होती है। इसके बारे में भी एक छोटी सी स्टेटमेंट मैं थोड़ी देर में आपको लिखवा देता हूं। तो यहां आपके पास मैग्नीट्यूड आ गई। और तीसरी चीज है डायरेक्शन। डायरेक्शन के बारे में आप क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर इज सेम, रिमेन्स सेम। प्रोडक्ट वेक्टर की डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसी का दूसरा पार्ट मैं एक दूसरी हेडिंग लिख लेता हूं, इफ नंबर n इज नेगेटिव या मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं इफ स्मॉल n इज लेस देन 0। ये मैं थोड़ी देर पहले आपको बता के आया हूं कि लेस देन 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव नंबर है, यानी -2, -3, -4 कुछ भी, उसका नाम हमने स्मॉल n से रखा हुआ है, बस ये फर्क है। ठीक है, अब प्रोडक्ट वेक्टर क्या हो जाएगा बताएं जरा, सोचें। इससे पहले मैंने आपको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट वेक्टर का नाम क्या रखा था, -2a रखा था ना। तो अब हमने नंबर को n से जाहिर किया हुआ है, तो ये जब नेगेटिव होगा और वेक्टर a से मल्टीप्लाई करेगा तो प्रोडक्ट वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा, -na वेक्टर। ठीक है, तो प्रोडक्ट वेक्टर आपके पास आ गया, माइनस स्मॉल n लिख दिया और साथ a वेक्टर का सिंबल लिख दिया, दैट्स इट। लेकिन जब आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्रोडक्ट वेक्टर इज अगेन पॉजिटिव। इसकी मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव ही होगी। हालांकि ये वेक्टर खुद नेगेटिव हो चुका है, लेकिन याद रखें मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होती है। तो जिस तरह हमने ऊपर वाले केस में मैग्नीट्यूड लिखी, सेम वही चीज यहां लिख लें, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर वुड बी नंबर n मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, और इसको हमेशा पॉजिटिव लिखना है। इसके लिए मैं अलग से एक सेंटेंस आपको लिखवा देता हूं। और तीसरी चीज आप यहां पर क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर इज रिवर्स्ड। क्यों रिवर्स हुई, क्योंकि अब नंबर नेगेटिव था, इसलिए डायरेक्शन रिवर्स हो गई, बात खत्म हो गई। अब मैं मैग्नीट्यूड के बारे में आपको बता देता हूं। जब भी आपसे किसी MCQ में या किसी शॉर्ट क्वेश्चन में वो ये पूछे why the magnitude of a vector is always positive, या वो अगर आपसे ये पूछे कि can the magnitude of vector be negative, क्या वेक्टर की मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकती है, तो इसका एक सेंटेंस में आप आंसर कर सकते हैं। या उससे पहले मुझे ये बताएं कि वही शुगर वाली एग्जांपल जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दी थी कि आप 5 किलोग्राम शुगर लेने गए हैं, तो क्या कभी आप कह सकते हैं कि मुझे -5 kg शुगर दे दो, मार्केट वो जो शॉपकीपर है उसे, ऐसा तो नहीं हो सकता। किसी भी कीमत की अगर बात की जाएगी तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है, बस ये चीज अपने ज़हन में बिठा लें। तो यहां भी हम सेम यही चीज लिखेंगे। मैं अलग से बॉक्स में आपको लिखवा देता हूं, यहां पे एक छोटी सी हेडिंग हम लिख लेते हैं, व्हाई द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर की मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है कि ये उसकी इफेक्टिव वैल्यू है, यानी उसकी कीमत है, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक लाइन में आपने इसका आंसर दे देना है, दैट्स इट। ठीक है, तो हमने पॉजिटिव नंबर से भी मल्टीप्लाई कर दिया, नेगेटिव नंबर से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक छोटा सा MCQ मैं आपसे पूछता हूं, जरा सोच के आपने आंसर करना है। MCQ ये है, अगर मैं आपको एक इक्वेशन सामने लिख दो और वो इक्वेशन है वेक्टर b इज इक्वल टू -3a वेक्टर। वेक्टर b किसके इक्वल है, -3a वेक्टर।
और क्वेश्चन मैं आपसे ये करूं, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? तो सोचें जरा, मैं आपको ऑप्शंस दिखवा देता हूं. ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी जो है वो है 180 डिग्री. जी, आपने ठीक इसको आपने सोचा है कि चूंकि आप गौर कीजिए, वेक्टर ए को हम -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वेक्टर बी बन रहा है. ऐसा ही है ना, b इज इक्वल टू -3a. और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है. इसका मतलब है वेक्टर ए की अपनी जो भी डायरेक्शन है, जब उसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी. यानी वेक्टर बी और ए एक दूसरे के ऑपोजिट है, और अगर ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, दोनों में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री. तो आपका आंसर कौन सा ठीक होगा? 180 डिग्री वाला. इस तरह से आप इसको देखेंगे. लेकिन अगर इसी में मैं आपको दूसरी तरह का क्वेश्चन पूछूं, जैसे फर्ज कर ले मैं आपसे ये कहता हूं, वेक्टर बी, अगर वेक्टर बी इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, अब ए और बी में क्या एंगल होगा? तो इसका आंसर होगा 0 डिग्री. क्यों? क्योंकि अब आप ए को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर वेक्टर बी हासिल हो रहा है. हम कह सकते हैं कि ए को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन तो सेम रहेगी. तो इसलिए ए और बी के दरमियान इस केस में कितना एंगल होगा? 0 डिग्री. तो ये कुछ छोटे मोटे एमसीक्यू से. अच्छा, इसी में एक और छोटी सी एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं. इसी छोटे से टॉपिक के अंदर आपसे अगर वो ये पूछे कि क्या स्केलर जब वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या उसकी डायमेंशन सेम रहती है या डिफरेंट हो जाती है? यानी जब हम वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो क्या वेक्टर की जो डायमेंशन है वो सेम रहेगी या डिफरेंट हो जाएगी? अब ये जो डायमेंशन वाला टॉपिक है, ये हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते हैं. चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है. उसमें अगर आपको यहां पर डायमेंशन के बारे में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होगी ना, तो आपने चैप्टर 1 का आखिरी लेक्चर देख लेना है, आपको वहां बड़ा अच्छा क्लियर हो जाएगा. तो यहां मैं एग्जांपल आपको समझा देता हूं. अच्छा, क्वेश्चन ये है कि क्या वेक्टर स्केलर से मल्टीप्लाई हो तो डायमेंशन सेम रहती है या डिफरेंट होती है? तो इसको अलग बॉक्स में एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं. आंसर मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि जब वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो जरूरी नहीं है कि डायमेंशन सेम रहेगी, डायमेंशन चेंज हो सकती है. एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं. यहां पर एक फॉर्मूला लिखते हैं जो आपने 9-10 क्लासेस में पढ़ा हुआ है, P इज इक्वल टू mv. अब P क्या चीज है? P एक वेक्टर है, और ये कौन सा वेक्टर है? ये लीनियर मोमेंटम का वेक्टर है. इसमें m क्या है? ये स्केलर है यानी मास, और v क्या है? ये वेलोसिटी वेक्टर है. अब यहां गौर करें, वेलोसिटी वेक्टर मास स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो आंसर में वेक्टर आ रहा है वो कोई और वेक्टर है, वो वेलोसिटी वेक्टर नहीं है. वो कौन सा वेक्टर है? मोमेंटम वेक्टर है. अब जरा सोचते हैं कि क्या यहां पर डायमेंशन ने भी क्या आपस में मल्टीप्लाई किया है? बिल्कुल किया है. अब गौर करें, वेलोसिटी की जो डायमेंशन है ये होती है एल टी इनवर्स. मास की डायमेंशन क्या होती है? m. तो जब आप m और v को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो m और v की डायमेंशंस भी आपस में मल्टीप्लाई होंगी, और जो आंसर में डायमेंशन आएगी वो कोई और डायमेंशन होगी. और वो कौन सी डायमेंशन है? m l t का इनवर्स. अब m l t का इनवर्स जो है, ना तो ये मास की डायमेंशन है ना ये वेलोसिटी की डायमेंशन है. ये किसकी डायमेंशन है? ये लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन है. इसका मतलब है जब वेक्टर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई होता है तो जो आंसर में वेक्टर आता है वो किसी और नेचर वाला वेक्टर होता है या किसी और किस्म वाला वेक्टर होता है. तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट छोटी सी डेफिनेशन की तरफ. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर. अच्छा, इसके नाम से आपको समझ आ रही होगी, यूनिट. यूनिट का मतलब होता है 1. तो इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसकी अपनी मैग्नीट्यूड 1 होती है. यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1. लेकिन फिर इसका फायदा क्या है? याद रखें
कि यूनिट वेक्टर जो है ये किसी गिवन वेक्टर यानी किसी दिए गए वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले मैंने वेक्टर की डायरेक्शन के लिए, आपको याद होगा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने एंगल थीटा और अल्फा बीटा और गैमा वगैरह की बात की थी। यहां पर हम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को एक और अंदाज में समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वो एक और अंदाज क्या है? यूनिट वेक्टर। याद रखें, यूनिट वेक्टर अभी आपने बड़े अच्छे से समझ लेना है, इसका फॉर्मूला भी देख लेना है, क्योंकि आगे चल के जब भी हम किसी वेक्टर की डायरेक्शन की बात करने लगेंगे ना, तो ये यूनिट वेक्टर्स वाली जो नोटेशन है ये बहुत ज्यादा दफा इस्तेमाल होगी। तो इसलिए गौर से देखिएगा। सो यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, जिसकी अपनी मैग्नीट्यूड 1 होती है। इट टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, या इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। ये किसी दिए गए वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम काफी अंदाज में लिख सकते हैं। द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इन अ गिवन डायरेक्शन, या हम ये भी लिख सकते हैं द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 and it gives या it describes the direction of a given vector। तो ये यूनिट वेक्टर की हमने डेफिनेशन लिख ली। अब सिंबॉलिकली यूनिट वेक्टर को याद रखें, जाहिर इस तरह किया जाता है। फर्ज कर लें हमने एक वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर लिखना है, यानी वेक्टर है ए, यानी ए और ऊपर एरो का निशान, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मैंने वेक्टर की कर दी, और इसका नाम क्या है? ए। अगर वेक्टर ए के लिए कोई यूनिट वेक्टर हमने लिखना है सिंबॉलिकली, तो उस यूनिट वेक्टर का सिंबल इस तरह का होगा कि ए तो ऐसे ही लिखेंगे और ऊपर एरो की जगह हम उल्टा वी लिख देंगे। उल्टा वी, इसे हैट भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए हैट, ए के ऊपर उल्टा वी लिख दें, इसे मैं बोलूंगा ए हैट। इट इज डिनोटेड बाय ए हैट, या इसको कंप्लीटली ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए हैट। इसी तरह अगर कोई वेक्टर बी होता, उसका यूनिट वेक्टर कैसे जाहिर करना था? बी हैट से। अगर कोई वेक्टर सी होता, उसका यूनिट वेक्टर कैसे जाहिर करना था? सी हैट से। सो सिंपल। तो ये यूनिट वेक्टर को जाहिर करने का तरीका हो गया। अब हम यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। गौर से देखिएगा, इससे पहले ये हम जानते हैं कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीजें होती हैं। तो मैं ऐसा करता हूं, पहले मैं वर्ड्स की शक्ल में एक छोटा सा फॉर्मूला लिखने की कोशिश करता हूं। वेक्टर, ये पूरा वर्ड मैंने लिख दिया। वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड और साथ मैंने मल्टीप्लाई करके डायरेक्शन लिख दिया। यहां से मैं यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बनाऊंगा, क्योंकि हम जानते हैं वेक्टर में दो चीजें होती हैं। तो फर्स्ट करने वेक्टर था हमारे पास ए वेक्टर। ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड को कैसे जाहिर करेंगे? ऊपर से एरो हटा दें और इसको थोड़ा सा इटैलिक करके लिख लें। और यहां पर डायरेक्शन की जगह हम क्या लिखेंगे? डायरेक्शन की जगह लिखेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ ए। और अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि यूनिट वेक्टर ऑफ ए कैसे लिखते हैं? ए हैट से। तो इसका मतलब है वेक्टर ए is equal to magnitude of A multiplied by unit vector of A। इस तरह से हम इसे लिखेंगे। और यहां से A हैट यानी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला कैसे बनेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ A को लेफ्ट हैंड साइड पे आप डिवाइड कर दें तो आपके पास A हैट यानी यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर A का फॉर्मूला आ गया, यानी A हैट इज इक्वल टू A वेक्टर डिवाइडेड बाय A की मैग्नीट्यूड। सिंपल। यानी किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है ना, तो उस वेक्टर की जो भी वैल्यू है, जो भी फॉर्मूला है, उसे ऊपर लिखें और उसको नीचे डिवाइड कर दें किसके साथ? उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ। सिंपल, क्लियर? ये बात तो आपको मैंने बता दी। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अब हम यूनिट वेक्टर्स की कुछ एग्जाम्पल्स करने लगे हैं। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल्स में एक छोटी सी हेडिंग लिखता हूं, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स या कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स भी कहते हैं। जैसे हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था ना, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह यहां पे रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स या कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स। अच्छा, याद रखें, यहां पर मैं एक 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको दिखा रहा हूं। ये एक्स एक्सिस है, इस तरफ वाई एक्सिस है और बाहर की तरफ जी एक्सिस है। यानी ये तीनों एक्सिस आपस में 90 का एंगल बना रहे हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लेक्चर नंबर 1 में हमने डिटेल में ये डिस्कस किया था। याद रखें, जब भी कोई वेक्टर
एक्स एक्सिस के अलोंग होगा कोई भी वेक्टर, उसकी डायरेक्शन बताने के लिए जो यूनिट वेक्टर हम यूज करेंगे उसका नाम पता क्या है? आई हैट, स्मॉल आई और ऊपर हैट लगा दे, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग जब भी कोई वेक्टर होगा उसके लिए यूनिट वेक्टर यूज करेंगे आई हैट। इसी तरह वाई एक्सिस के अलोंग जब भी कोई वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन बताने के लिए जो यूनिट वेक्टर हम यूज करेंगे वो होगा जे हैट। इसी तरह z एक्सिस के अलोंग बाहर की तरफ जो भी वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन बताने के लिए जो यूनिट वेक्टर हम यूज करेंगे उसका नाम है के हैट, स्मॉल आई हैट, स्मॉल जी हैट और स्मॉल के हैट। ये है रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स या कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स। इनको रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनका भी तीनों का आपस में म्यूचुअल एंगल कितना है? 90 डिग्री। सो सिंपल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यूनिट वेक्टर्स की बहुत सारी काइंड्स हैं, जिनमें से दो मजीद काइंड्स जो है वो मैं आपको यहां पर समझाता हूं। फर्ज कर लें हमारे पास एक सरफेस है, कोई भी सरफेस है, वो इस तरह हॉरिजॉन्टल सरफेस पड़ी हुई है। इस सरफेस के ऊपर ऐसा वेक्टर जो इस सरफेस के साथ 90 के एंगल पे हो, उस वेक्टर को पता क्या बोलते हैं? नॉर्मल वेक्टर। और उसको जाहिर करेंगे एन, स्मॉल एन और ऊपर वेक्टर के निशान से, एरो से। और इस वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए जो यूनिट वेक्टर यूज किया जाएगा उसे हम बोलेंगे नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ठीक है। अगर एन वेक्टर इस तरफ है तो जो इसका यूनिट वेक्टर है वो भी इसी तरफ होगा। तो नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन के लिए या नॉर्मल वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर यूज किया जाता है उसको एन हैट से जाहिर किया जाता है। और नॉर्मल वेक्टर क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ऐसा वेक्टर जो किसी भी गिवन सरफेस के ऊपर नॉर्मल हो यानी परपेंडिकुलर हो, ठीक है, ऐसे वेक्टर को बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर। और इसकी डायरेक्शन बताने के लिए जो यूनिट वेक्टर यूज किया जाएगा उसे नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहेंगे और उसे एन हैट से जाहिर करेंगे। ये भी मैंने आपको यहां पर लिखकर दिखा दिया। एक और यूनिट वेक्टर है जो अक्सर यूज होगा आगे चल के पूरी बुक में, वो है पोजीशन वेक्टर के लिए जो यूनिट वेक्टर यूज करना है, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर क्या है ये मैं आगे चल के इससे अगले ही लेक्चर में ये मैंने आपको पढ़ाना है, इसलिए अभी आप ये कंफ्यूज ना होइएगा कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है। फिलहाल सिर्फ इतना जान लें कि भाई ये होता है, ठीक है। सो पोजीशन वेक्टर जो है ना, इसको सिंबॉलिकली ज्यादातर स्मॉल आर से जाहिर किया जाता है, स्मॉल आर। और स्मॉल आर के ऊपर अगर एरो लगा देंगे तो ये किसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है? पोजीशन वेक्टर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए यानी इसके अलोंग जब भी कोई यूनिट वेक्टर यूज किया जाएगा तो उसे भी कैसे जाहिर किया जाएगा? आर हैट से। सो आर हैट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, या दूसरे अल्फाज में आर हैट ऐसा यूनिट वेक्टर है जो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए यूज किया जाता है। तो ये था यूनिट वेक्टर का पूरा टॉपिक जो मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन आती है नल वेक्टर की। यूनिट वेक्टर के बाद अगला जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक है वो है नल वेक्टर। नल जो है, इसके नाम से आपको समझ आ रही होगी, नल का मतलब होता है नथिंग, कुछ भी ना, जीरो। तो इसका मतलब है नल वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड यानी इसकी कीमत जीरो होती है। तो फिर इसकी डायरेक्शन क्या होगी? याद रखें इसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, एनी डायरेक्शन। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं आर्बिट्ररी डायरेक्शन। आर्बिट्ररी का मतलब है एनी डायरेक्शन। सो नल वेक्टर इज द वेक्टर whose magnitude is zero and its direction is arbitrary direction or any direction। और नल वेक्टर को सिंबॉलिकली जाहिर किया जाता है जीरो लगा के, ऊपर एरो का निशान, या इसी जीरो को अगर बोल्ड करके लिख लेंगे तो ये भी ठीक है। लेकिन जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मेरे लिए पर्सनली ज्यादा इजी क्या है कि मैं सिंपल जीरो लिख के ऊपर एरो का निशान लगा दूं। तो ये था नल वेक्टर की
इसको डिनोट करने का तरीका कि इसको हम किस तरह जाहिर करते हैं। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि नल वेक्टर आता कैसे है। अच्छा, इससे पहले आप ये सोचें कि नल वेक्टर जब कुछ है ही नहीं तो इसकी जरूरत क्या है। देखिए, सिंपल सी बात है, नंबर्स में यानी स्केलर्स में एक नथिंग वाला नंबर होता है ना, जिसे कहते हैं जीरो। इसी तरह वेक्टर्स में एक नथिंग वाला वेक्टर है जिसे बोलते हैं नल वेक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखते हैं। फर्ज कर लें आपके पास दो वेक्टर्स है, एक है वेक्टर ए और दूसरा है इसी का नेगेटिव वेक्टर, और दोनों की डायरेक्शन जारी बात है एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। हम इससे पहले लेक्चर में देख चुके हैं। अगर वेक्टर ए की डायरेक्शन उस तरफ है तो वेक्टर ए माइनस ए की डायरेक्शन मेरी तरफ होगी। अब अगर मैं ए में माइनस ए को ऐड कर दूं तो नीचे मैथमेटिकली मैं कैसे लिखूंगा, ए प्लस माइनस ए, ब्रैकेट के अंदर माइनस ए लिख दिया। अब जरा गौर करें, यहां फर्स्ट वेक्टर है ए, तो पहले मैंने ए को ड्रॉ कर दिया। दूसरा वेक्टर कौन सा है, माइनस ए, तो माइनस ए को मैंने ऐसे ड्रॉ किया कि माइनस ए की जो टेल है वो पहले वेक्टर यानी ए के हेड के साथ मिले। अब जरा गौर करें, जब माइनस ए की टेल को मैंने ए के हेड से जोड़ा तो माइनस ए का अपना हेड ए की टेल से जुड़ गया, यानी दोनों एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। हम कह सकते हैं कि अगर मैं यहां पर रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करूं, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, मैंने आपको इसका मेथड बताया था। पहले वेक्टर की टेल से शुरू करके आखिरी वेक्टर के हेड तक। जरा गौर करें, फर्स्ट वेक्टर की टेल भी उधर ही है और आखिरी वेक्टर का हेड भी उधर ही है। इसका मतलब है हमने कहीं नहीं जाना, उधर ही रहना है, यानी पहले की टेल और आखिरी वेक्टर का हेड उधर ही है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, ये होगा नल वेक्टर। दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज एक्चुअली नल वेक्टर। हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस ए इज इक्वल टू जीरो लगा के ऊपर एरो लगा दे, दिस इज एक्चुअली नल वेक्टर। तो ये नल वेक्टर की एक छोटी सी एग्जांपल थी जो मैंने आपको बता दी। इस एग्जांपल से हमें ये पता चलता है कि जब भी लास्ट वेक्टर का हेड पहले वेक्टर की टेल से मिल जाए तो बगैर सोचे समझे समझ लें कि इसका रिजल्टेंट कितना है, वो नल वेक्टर है। अच्छा, इसके बाद एक और डेफिनेशन आती है। जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि ये सारी डेफिनेशन जो मैं आज करवा रहा हूँ ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या एमसीक्यूज के लिए हैं, तो इस चीज़ को भी आप अपने माइंड में रखिएगा। इसके बाद अगली डेफिनेशन आती है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, अच्छा, इनके नाम से आपको समझ आ रही है, इक्वल का मतलब है बराबर वेक्टर, ऐसे वेक्टर जो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है। तो इक्वल वेक्टर्स में दो बातों का आपने ख्याल रखना है। सारे ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, इनको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। लेकिन इनका स्टार्टिंग पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यानी जहां से इन्होंने स्टार्ट किया है, वो सेम होना जरूरी नहीं है। कैसे, जैसे यहां पर आप देखें वेक्टर ए बी सी, इन तीनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन इनका ओरिजिन यानी स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है। देखिए, वेक्टर ए थोड़ा पीछे से स्टार्ट हो रहा है, वेक्टर बी थोड़ा सा उससे आगे से स्टार्ट हो रहा है, वेक्टर सी भी थोड़ा उससे आगे से स्टार्ट हो रहा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इनकी मैग्नीट्यूड यानी लंबाई बराबर है और इनकी डायरेक्शन भी सेम है। देखिए, तीनों की डायरेक्शन मेरी तरफ है, तो इसका मतलब ये तीनों इक्वल वेक्टर्स हैं। लेकिन यहां ही अगर कोई दूसरा वेक्टर हो, फर्ज कर लें एक वेक्टर सी मैं इस तरफ इमेजिन कर लेता हूं। अब सी वेक्टर की जो लेंथ है वो भी बाकी तीनों सी नहीं, ये वेक्टर डी है। डी वेक्टर की जो लेंथ है ये भी बाकी तीनों वेक्टर्स जो पहले हमने तीन वेक्टर्स ड्रॉ किए थे उनके बराबर है, लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। डी वेक्टर की डायरेक्शन थोड़ी सी और तरफ है। सो वी कैन से दैट डी इज नॉट द इक्वल वेक्टर ऑफ ए बी और सी, बट ए बी एंड सी आर इक्वल वेक्टर्स। ए बी और सी जो पहले तीन वेक्टर मैंने ड्रॉ किए थे ये आपस में इक्वल वेक्टर्स हैं। तो इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन होगी वेक्टर्स विद इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ ओरिजिन। रिगार्डलेस का मतलब है कि इस चीज का हमने ख्याल नहीं करना कि ये स्टार्ट कहां से हो रहे हैं, इनके पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहां है, स्टार्ट कहां से हो रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, ये इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन होगी, साथ मैंने आपको एग्जांपल से समझा भी दिया। यहां तीन टर्म्स हैं जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे काफी जगहों पे इस तरह की बातें हो सकती हैं। तीन टर्म्स क्या है, एक तो है पैरेलल वेक्टर्स
ये मैं साइड पे अलग से बॉक्स में आपको दिखा देता हूँ। पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स के बारे में याद रखें कि ये ऐसे वेक्टर्स हैं, जैसे ट्रेन की पटरी होती है ना, ऐसे वेक्टर्स हैं जिन्होंने आपस में कभी नहीं मिलना और इनकी डायरेक्शन सेम है। पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स की पहचान क्या है कि इनका आपस में एंगल 0 होगा, दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब एंटी पैरेलल वेक्टर्स जो हैं, इन्होंने भी आपस में कभी नहीं मिलना, लेकिन इनकी डायरेक्शन बिल्कुल 180 पे है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी इनकी कभी नहीं जमती, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है। जैसे आपका कोई दोस्त हो और आप जो बात कहें, आपके बिल्कुल ऑपोजिट वो बात कहे, तो आप कहते हैं भाई मेरी तुमसे नहीं जमती, सेम इनकी भी आपस में नहीं जमती। दीज आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। और एंटी पैरेलल वेक्टर्स की मैथमेटिकली पहचान ये है कि इनका आपस में एंगल होगा 180 डिग्री। इसके बाद थर्ड टर्म आती है नॉन पैरेलल वेक्टर्स, नॉन पैरेलल। अब नॉन पैरेलल का क्या मतलब है? याद रखें, नॉन पैरेलल का मतलब है जो आपस में कभी ना कभी मिल जाएं, या कहीं से मिल के आ रहे हैं, या इन्होंने फ्यूचर में जाके कहीं मिल जाना है। दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड नॉन पैरेलल वेक्टर्स, और वो भी मैं सामने आपको तीसरी जगह पर दिखा रहा हूं, नॉन पैरेलल वेक्टर्स। तो ये तो बच्चों आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक पिछले सारे लेक्चर्स अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें, ताकि आपको अगले लेक्चर समझने में बहुत आसानी हो। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।